अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप सब लोगों के और मेरे भी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे होंगे। फाइनल एग्ज़ाम अभी तो 2-3 पेपर ही हुए हैं आई थिंक, यानी दिन तो 3 ही हुए हैं। किसी के 2 पेपर हो गए होंगे, किसी का 1 ही हुआ होगा अभी, तो किसी के 3 भी हो गए होंगे। तो सॉरी, मैं अभी थोड़ा बिज़ी था अपने एग्ज़ाम में। मुझे मेरा क्लाइंट भी आ गया था मेरा बीच में, उसके काम में भी बिज़ी हो गया। और साथ के साथ मैं अपने एग्ज़ाम में भी थोड़ा बिज़ी था। तो मैं ये वाली वीडियो थोड़ी लेट करके, ये वाली वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है जिनका फिजिक्स 101 का पेपर है। जिन्होंने अभी नहीं किया हुआ, आई होप कि भी ज़्यादातर बच्चों का फिजिक्स 101 का पेपर रहता होगा। जो मेरे भी काफ़ी जानने वाले हैं, उनका भी अभी फिजिक्स 101 का पेपर रहता है अटैम्प्ट होने वाला। तो ये वीडियो आज सिर्फ स्पेशल होने के लिए है। फिजिक्स 101 का सिलेबस का मैं पहले बताता चलूँ कि जो फाइनल एग्जाम है उसका सिलेबस है लेक्चर नंबर 23 से 45 लेक्चर्स तक। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले अनाउंसमेंट गलत आ गई थी उनसे। सिलेबस उन्होंने लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 45 बता दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट अपडेट कर दी थी कि लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 45 तक है आपका सिलेबस। ठीक है। और इसका जो पेपर पैटर्न है वो जस्ट MCQs बेस्ड है, यानी कि सारे MCQs होंगे। टोटल 90 मिनट्स हो गए पेपर के लिए और 80 MCQs होंगे, जिनमें से 65 आपको अटैम्प्ट करने हैं। यानी अटैम्प्ट आपने सारे ही करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है आपने। 80 अटैम्प्ट्स करने हैं। 15 की चॉइस है, 15 आपके गलत होंगे तो कोई बात नहीं होगी। आपके सिर्फ जो बेस्ट 65 MCQs होंगे ना, वो काउंट होंगे। अगर उनमें से कोई गलत होते हैं तो फिर आपका ग्रेड कम होगा। ठीक है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पहले मैं आपको मोटा मोटा मतलब कि सारा फिजिक्स 101 का लेक्चर बता देता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि फिजिक्स 101 के फाइनल टर्म के MCQs लेक्चर नंबर 23 से 45 तक सारे MCQs की हमने PDF फाइल बनाई हुई है। हमने एक्स्ट्रा MCQs बनाए हैं, चैट GPT से बनाए हैं, बिल्कुल बुक से बनाए हैं। बुक के कंसेप्ट से, बुक की लाइन्स को उसने उठाया एज इट इज़। और वो बिल्कुल आई होप, मैं मतलब कि मेक श्योर करता हूँ कि उसमें हर चीज़ सेट ठीक होगी। मैं आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ ड्राइव का, उसमें अपलोड करके आप वहाँ से फिजिक्स के MCQs की वो फाइल ले सकते हैं। उसमें पास्ट टर्म के MCQs जो पास्ट फाइल हैं, पास्ट एग्जाम हुए हैं, उसके उनके MCQs भी इंक्लूडेड हैं। सो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर पेपर वो पास्ट फाइलों से ही बना देते हैं, स्पेशली MCQs का। ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले फिजिक्स 101 की बुक पर। तो पेज नंबर 64 तक तो हमारा मिड टर्म है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 23 से हमारा स्टार्ट होता है वो फाइनल टर्म का सिलेबस। ठीक है। LMS पे इसकी हैंड आउट 23 से 45 तक इसकी हैंड आउट भी आ गई होगी, और जो जहाँ डिटेल जो हैंड आउट होती है और इसकी स्लाइड्स भी आ गई होगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपने इसको बस इस बार सिर्फ MCQs के लिहाज से तैयार करना है। आपको ये जो इस तरह की लंबी लंबी डेरिवेशंस हैं, इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ यहाँ क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल ये DE है तो E इस R की वजह से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या इस एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर क्या काम है, इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें। ठीक है। आपको डेरिवेशंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर जो 23 है, ये तो उसके साथ रिलेटेड है, मिड टर्म के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 के साथ। तो आप उसको एक बार नज़र मार लें। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 है लेक्चर वो पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 भी आ जाएगा। ठीक है। इसमें बस ये बताया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जमा कैसे होती है। तब यहाँ से आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जमा होती है तो कैसे बनती है, फिर उसकी समेशन बनती है, फिर उसकी इंटीग्रेशन बनती है, ये सब। अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह आती है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, वरना आप ये वाली लाइन याद रख लें और ये वाली याद रख लें। ठीक है। उसके बाद ये नीचे MCQ पॉइंट है कि एरिया, लीनियर सरफेस और सरफेस जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाएं, नीचे आ जाएं। इसमें से बस आप ये लास्ट रिजल्टेंट जो है ना, क्या नाम है, इक्वेशन, इसको याद कर लें और इसका नाम याद कर लें कि ये किस चीज़ को शो कर रही है। और ये ज़्यादा डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ है, उसका उसके साथ क्या रिलेशन है, इक्वेशनल रिलेशन। फिर गॉसेस लॉ भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ ही एक्सप्लेन करता है। तो वो कैसे करता है, मतलब कि ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और ये इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़। ठीक है। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 24 है। भैया 3-4 स्टार्ट वाले लेक्चर थोड़े कंसेप्चुअल है, ज़्यादा मुश्किल है। लास्ट वाले लेक्चर सारे आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से पैदा होती है। ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये वर्क डन की इक्वेशन आपने याद रखनी है। ठीक है। ये ज़्यादा डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला कंसेप्ट आपने, ये इमेज वाला कंसेप्ट याद रखना है कि चार दूसरे को पुश करता है, उनके दरमियान फासला कैसे होता है, ये सब चीज़। ठीक है। और उससे नीचे आ जाएं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल इज द एनर्जी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये उसका यूनिट है, ये उसकी वैल्यू है, और ये उसके छोटे यूनिट हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। और इस तरह की चीज़ें, ये इस तरह, ये वाली चीज़ें इस तरह की।
इस तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कैपेसिटर हैं, करंट्स हैं, ये मज़े के टॉपिक्स हैं। मतलब कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है, कितनी प्लेटें होती हैं, अंदर मीडियम कौन सा होता है, करंट कैसे बनता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। फिर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल में कौन सी चीज़ काम होती है, सीरीज में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, काम होती है, और इनका एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के उलट है ना, बिल्कुल, ठीक है। उसके आखिर में डाइलेक्ट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करता है, ये मिली एम्पेयर में एनर्जी है, करंट है, सॉरी, जो करंट किस वजह से पैदा होता है, चार्ज इसके फ्लो की वजह से, ये उसका यूनिट है, ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। ये सर्किट, ये डायग्राम्स आप देख लें और डायग्राम का कंसेप्ट समझ लें कि कब करंट पास हो रहा है, कब रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव में तो पूछेंगे, न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेंगे, हाँ छोटे मोटे बिल्कुल एक लाइन के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में आ सकते हैं, या वो इस तरह के कंसेप्ट पूछ सकते हैं कि कब रेजिस्टेंस बढ़ रही है, कम हो रही है, कब ये इसको इफेक्ट कर रही है, कब नहीं कर रही, ये सब चीज़ें, ठीक है। नीचे आ जाए तो हमारे पास आती है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है लेक्चर नंबर 27 में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये टास्ला या गॉसेस इसका यूनिट होता है, ये आपने लाजमी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसला की कन्वर्जन, और ये गैसला के छोटे यूनिट्स के कहाँ कहाँ अर्थ के सर्फेस पे बार मैग्नेट में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फ़र्क आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी मोशन की वजह से, और जब मैग्नेटिक फील्ड एक चार्जेस की मोशन बदल सकती है, उसकी मतलब मोशन का रास्ता बदल सकती है, लेकिन उसका तो मतलब तोड़ नहीं सकती, उसकी एनर्जी को बढ़ा घटा नहीं सकती है, इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं कर सकती मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये वर्क टन और ये फोर्स ये सारा कुछ मिला के हमारे पास बनता है मैग्नेटिक फील्ड, बी इसका साइन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बैंड्स चार्ज पार्टिकल, ये वाला पैराग्राफ आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, ठीक है। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीट्री में ये यूज़ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक चार्जेस को बेंड किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, और उसका मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट वगैरह पता किया जाता है, ठीक है। फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, नीचे सेम जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, कि एक दो प्लेटों से जब मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है, अगर वो पैरेलल हो तो कम गुजरता है, परपेंडिकुलर हो तो ज़्यादा लाइंस गुजरती हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, ये सब उसकी सिंबल्स हैं, ये सब कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। उसके बाद ये ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्या होती है कि जब कोई चार्जेस मोशन करते हैं तो उसकी वजह से करंट पैदा होता है, लेकिन चार्जेस किस वजह से मूव करते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है जो चार्जेस को मूव करवाती है, वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा फार्मूला है, ये छोटी सी एग्जांपल है, इस तरह की एग्जांपल मैं एमसीक्यू के अंदर न्यूमेरिकल के तौर पर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ये सारी वही चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ये वाली एग्जांपल है, इस तरह की न्यूमेरिकल एग्जांपल सब्जेक्ट में तो अब नहीं आएगी, लेकिन इस तरह की छोटी एग्जांपल्स, अगर आपको फार्मूला आता है अपने फार्मूले लाजमी याद रखने हैं, इक्वेशन, यूनिट्स, इस तरह की चीज़ें, और उनका रिलेशन लाजमी याद रखना है कि कौन सी चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। फिर लेंसेज लॉ, ईएमएफ का जो लेंस लॉ होता है, जो लेंस ने पेश किया था वो। उसके बाद इस अल्टरनेटिंग करंट है, एम्पेयर करंट साइन वेव के थ्रू होता है, ऊपर नीचे मैक्सिमम और मिनिमम, और सेंटर में बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। और एसी करंट, डीसी करंट, एसी करंट कैसे पैदा होता है और ये क्या होता है, फैराडेज का लॉ है। ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप डाउन ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफर, नंबर ऑफ टर्न्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, जो ऊपर नीचे हो रही है, उसकी अमाउंट क्या है। उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बनता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से बनता है, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स या सिग्नल वेव्स, ये जो सब भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपने अब आगे से ज़्यादा आपकी इक्वेशन खत्म हो रही हैं, ये बस छोटी छोटी लाइंस, छोटे छोटे यूनिट्स, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद है लाइट। अब यहाँ से आपके वो पुराने टॉपिक खत्म हो गए, यहाँ से आपके टॉपिक शुरू हो गए, लाइक लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये इस तरह के यूनिट, इस तरह के नाम याद रखने हैं। ये याद रखना है लाइट की स्पीड, और लाइट की स्पीड किसने और कब कैसे मेजर की, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये सब, ये डिफरेंट लाइट्स की वेवलेंथ, ये एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ज़्यादातर एमसीक्यू यहीं से बनेंगे। और उसके बाद ये स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, फिर ये वैक्यूम के अंदर फिर ये एक जो होता है प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर से जब एक लाइट गुजरती है तो इस तरह स्पेक्ट्रम में डिवाइड होती है, ये वाली चीज़ लाजमी देखने वाली है, ठीक है। और फिर ये जो फाइबर होता है, फाइबर के अंदर जिस चीज़ को आजकल हम यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, ये उसकी है कोर, उसकी कोर क्या होती है, उसके अंदर से लाइट कैसे रिफ्लेक्शन गुजर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से गुजरती है, दैट इज़ ऑल फाइबर ऑप्टिक्स अबाउट लाइट। फिर इंटरेक्शन ऑफ लाइट
विद मैटर, कि वो किसी मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे करती है, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़। और ये टाइम पीरियड, ये सिग्मा 40, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस तरह की चीज़ें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आते जाएँ नीचे, हम बहुत टाइम लगा रहे हैं यार। इंटरफेरेंस ऑफ एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस के अंदर आ जाएगा लाइट का किसी चीज़ की शेप को या उसके साया को चेंज करना, जगह डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेयरफैक्शन, ये सब चीज़ें। जैसे ये यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रही है और ये रिफ्लेक्शन हो रही है, और इस तरह। और उसके बाद है द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, के लाइट पार्टिकल के तौर पर कब काम करती है और लाइट वेव के तौर पर कब काम करती है, वो सब इसके अंदर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ज्योमेट्रिकल टॉपिक्स में आ जाता है ये कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस लाइट की सरफेस पे किस तरह गिर के किस तरह रिएक्ट करती है, और लाइट मिरर में पड़ती है, फिर आपकी आंखों में पड़ती है, और किस एंगल पे क्या बनता है, इंसिडेंस एंगल या जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब इधर इस सब के नीचे अंदर आ जाता है। उसके बाद है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के 3 हैं, जिसके अंदर हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, हीट चेंजेस पढ़ना है, हीट ये जब ये कार्ड फ्लो सिस्टम, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स बिल्कुल आएंगे एमसीक्यूज में, ठीक है। ये शेप दी हुई है, हीट ट्रांसफर, हीट फ्रॉम लो टू हाई, थर्मोडायनामिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या होता है इक्विलिब्रियम, सॉरी, थर्मल प्रॉपर्टीज। असल में मेरा मुंह थोड़ा खराब है, पका हुआ है, छाले निकले हुए हैं, तो वैसे ना बोलने में मुश्किल होती है, और कोई बात नहीं, ये ना कहेंगे सर को तो लफ्ज़ ही नहीं आ रहे। और उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर ग्लो की सब्सटेंस है, ये उसके ग्राफ हैं। और फिर ये टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्केल्स, केल्विन स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल्स, ये सब चीज़ें। मैं बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, मेरा मुंह नहीं, मतलब मैं खाया भी नहीं खाया जा रहा। तो उसके बाद मुझे सांस भी चढ़ गई इसी वजह से, अब मैं कम बोलूँगा, ठीक है। ये वाला टेबल याद देख लें, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ों की आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, जैसे वाटर की, आइस की याद रखनी है, स्टीम की याद रखनी है, लेड की याद रखनी है, सिल्वर और कॉपर की याद रखनी है, और ग्लास और एयर की याद रखनी है जस्ट, ठीक है। ये इनमें से एक एमसीक्यूज मस्ट आएगा 100%। और उसके बाद इस लेसन के बाद हमारे पास थर्मल फिजिक्स 2 है। ये भी सारा हीट के अकॉर्डिंग है, इसके अंदर डिफरेंट लॉज होंगे, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये हीट, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें बताई होंगी, उनका आपस में रिलेशन बताया हुआ होगा। ये बोल्ट-टाजमैन कांस्टेंट, ए बी केल्विन, ये इसकी वैल्यूज, इक्वेशन, ये सब, ठीक है। और ये सेकंड लॉ किसका, थर्मोडायनामिक्स, ऊपर कहीं फर्स्ट लॉ भी होगा, इसी लेक्चर में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स भी है, वो मैं स्किप करिए शायद। तो थर्मल फिजिक्स 3 ये तीसरा मॉड्यूल है, उसी पर ये कोल्ड है, गैस, हॉट गैस, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ प्रेशर करते हैं, हीट बढ़ती है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है, फिजिकल टू एम ए वाला, तो मैस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये हर चीज़ मिलकर उस पर इफेक्ट कर रही है। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है यहाँ पर। ये वाला पैराग्राफ पॉइंट नंबर 6 के अंदर ये डिफरेंट स्टेप्स बताए हुए हैं कि हाउ रैंडम काइनेटिक एनर्जी काजेस चेंजेस ऑफ फेज इन मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एमसीक्यूज मस्त आएगा। और फिर ये एंट्रोपी की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने याद करनी है। और उसके बाद है स्पेशल रिलेटिविटी जो हमने पढ़े थे ना मोमेंटम वाले, कि एक बॉल को हिट करती है, दूसरी बॉल एक पहली रुक जाती है, दूसरी ज़्यादा स्पीड से चलती है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं, कि एक बाल जा रही है, दूसरी को हिट की, पहली स्लो हो गई, दूसरी रुक गई, ये ऐसे ये बात है, वो चीज़ इसमें आ रही हैं। ये दोबारा वही वाली मोशन वाली एक तो मॉड्यूल आ गए हैं स्पेशल रिलेटिविटी में, कि एक चीज़ दूसरे के रिलेटिव कैसे मूव करती है या कैसे एक्ट करती है दूसरे के मास, फोर्स और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीज़ें। और स्पेशल रिलेटिविटी 2 है, सेम मॉड्यूल है, इसके अंदर ये इक्वेशंस वगैरह ज़्यादा है, लेकिन आपने इसका जस्ट कंसेप्ट अपने दिन में याद रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे बिहेव कर रही है, ये ग्राफ और ये इस तरह के पिक्चर्स। और उसके बाद आई थिंक ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा मज़ेदार टॉपिक शुरू होगा। पहला वेव्स एंड पार्टिकल, हमने पीछे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी पढ़ा, तो ये वेव्स एंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें जैसे आपने ये वैल्यूज़, उनके मतलब बिहेवियर का तरीका, फिर किसने पेश की, कब पेश की, नोबेल प्राइज़ कब मिला आइंस्टाइन को, ये चीज़ें। और फिर ये लाइट, ये सारा यहाँ तक लाइट तक ही था, कि लाइट इस तरह एक इलेक्ट्रॉन आया, हिट किया, फिर 2 हिस्सों में स्कैटर हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद हाइंज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के बाद शुरू होगा क्वांटम मैकेनिक्स, एटम, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में आ रही हैं। वैल्यूज़, उनके साइजेस, उनके चार्जेस, उनके ऊपर जो थ्योरीज हैं, मैक्स प्लैंक या बोहर ने या रदरफोर्ड ने जो भी थ्योरीज दी, वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, इसके कहाँ पर एप्लीकेबल होती है,
इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक फिजिक्स। इसके अंदर एटम से स्टार्ट करेंगे, एटम कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर किया, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बोहर ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हैं। उनके वो मॉडल्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। फिर उनके मोमेंटम, उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उनकी टोटल एनर्जीज का कंसेप्ट इस लेक्चर्स में दिया हुआ है, जो आपने पहले एफएससी में सारी डिटेल से पढ़े हुए हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स, लेक्चर नंबर 44 में है न्यूक्लियर फिजिक्स। जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर वो क्या करता है। फिर ये जो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, फिशन और फ्यूजन, ये ड्यूट्रियम, ये वाले एमसीक्यू आपने याद रखने हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी की इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने पेश की थी, ई से आइंस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेशन हर चीज़, रिलेटिव फिजिक्स में भी और ये इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम फिजिक्स में भी हर जगह इसकी एप्लीकेशन है, और ये हर किसी के साथ हर जगह घुसा रहता है न्यूटन के लॉ की तरह। और उसके बाद और ग्रेविटी भी इसी तरह है, वो भी हर जगह घुसी रहती है। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, वो रेडिएशन कौन सी खारिज होती है, कौन सी पास हो जाती है, अल्फा बीटा गामा, कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट कौन सी रेस खाली करता है, किसके कितने एटम टूटते हैं, कार्बन डेटिंग क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, ये सब चीज़ें, ये देखें कार्बन डेटिंग, ये सब चीज़ होती है। आपसे वो कोई हाफ लाइफ पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ये बंदा इतने साल पहले मारा था तो उसकी कैलकुलेशन अब क्या होगी, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो ये कार्बन डेटिंग वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स ऑफ द सन, इसमें सारी फिजिक्स की सन है कि सन कैसे वजूद में आया, सन की क्या हीट है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ज़मीन से कितना दूर है, डायमीटर वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। व्हाट पावर इज द सन, कि सन को कौन सी चीज़ है जो पावर देती है, वो चीज़ें। फिर इनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं सन की कोर में, सन के आउटसाइड, सूरज ठंडा कब होता है, या सूरज के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़मीन पे आती हैं लेकिन जो वहाँ से निकलती हैं लेकिन हम तक नहीं पहुँचती, वो कैसे नहीं पहुँच सकती। ये सारी चीज़ें फिजिक्स ऑफ द सन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। द सन इज़ इन 5 बिलियन ईयर, फिर सन जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, उसका भी बताया हुआ कि ज़िंदगी आज के सिर्फ 5 बिलियन साल और ज़िंदा रहेगी, उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था सारा अबाउट 23 to 45 लेक्चर्स फॉर फिजिक्स एमसीक्यूज। तो ये हमारे पास 24 एक साइड मिशन हो गया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पिछले के साथ रिलेवेंट है। तो ये सारे एमसीक्यूज की फाइल है, 160 पेजेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। आप यही पढ़ लें तो आपका मैक्सिमम पेपर बहुत कंसेप्चुअली तौर पर हल हो जाएगा, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बने हुए हैं इसके अंदर, पास्ट के भी हैं और हमारे सेल्फ क्रिएटेड भी, बिल्कुल बुक की लाइंस को फॉलो करके, बुक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसका मैं लिंक अभी आपको अपलोड कर देता हूँ, इसके साथ ही ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप क्लिक करें और यहाँ से एमसीक्यू लेकर पढ़ लें। साथ कुछ और पास्ट फाइल्स भी होंगी फाइनल्स की, वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।